नाज़रीन आदाब, मैं हूं हिना जुबैर। परवाज़ डिस्कशन में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का मौजू रहेगा, वो हालात हाजरा पर मबनी है। आज हम बात करेंगे शिद्दत पसंद सोच से नई नस्ल को बचाने की जिम्मेदारी। जी हां, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिद्दत पसंदी है क्या ये सिर्फ एक सोच है या फिर दिमागी कैफियत है, और सबसे अहम कि इससे हम अपनी नौजवान नस्ल को कैसे बचाएंगे, क्योंकि शिद्दत पसंदी क्या पूरे समाज के लिए किस तरह से नुकसानदेह साबित हो रही है, इन्हीं तमाम चीजों पर मबनी है हमारा आज का परवाज़ डिस्कशन। चलिए आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले डॉक्टर मुबीन जहरा साहिबा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मुबीन जहरा साहिबा, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि शिद्दत पसंदी आखिर है क्या ये सिर्फ एक सोच है या फिर कुछ साइकोलॉजिकल इसको अलग से हम नाम दे सकते हैं? देखिए हिना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो शिद्दत पसंदी है उसके कई रूप आपको दुनिया के हर कोने में नजर आ रहे हैं। कुछ साल पहले या कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले जब हम शिद्दत पसंदी की बात करते थे तो कि सिर्फ एक ही फिरका या एक ही मजहब के लोग या एक ही सेक्शन के लोगों के साथ इसको जोड़ा जाता था। आज जो फिक्र का मकाम है वो ये है कि ये शिद्दत पसंदी जो है ये एक ऐसे रूप में, ऐसे शेप में अपनी जगह हर जगह दुनिया के कई कोनों में रूप ले रही है, शेप ले रही है, जहां किसी भी तरह का रिजेंटमेंट है, किसी भी तरह का गुस्सा है, उसका कोई मजहब नहीं रहा, उसका कोई कास्ट नहीं रही, उसका कोई फिरका नहीं रहा, लेकिन शिद्दत पसंदी खुद एक सोच और एक फिरका बन के रह गई है। और ये हम जब यूनाइटेड नेशन ग्लोबल प्रोग्राम बनाते हैं शिद्दत पसंदी के खिलाफ या उसको काउंटर करने के लिए, तो उसमें हमें ये देखना जरूरी है कि अब जो शिद्दत पसंदी है, वायलेंस जो है, टेररिज्म जो है, उसका कोई एक मजहब नहीं है, बल्कि वो एक खुद अपने आप में ऐसी सोच है जिससे हम सबको खतरा है, हमारे समाज को खतरा है, हमारी पूरी ह्यूमन रेस को खतरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक काउंटर थॉट है ह्यूमनिज्म को लेकर। अगर हम इंसान हैं, अगर हम ह्यूमन हैं, तो अगर उसकी कोई काउंटर थॉट डेवलप हो रही है दुनिया में, तो वो टेररिज्म है, वो वायलेंस है, वो शिद्दत पसंदी है। तो ये हम सबके लिए बहुत फिक्र का मकाम है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वाकई में सिर्फ मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, सिर्फ एक इस तरह की सोच को लेकर। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, हमारी खास मेहमान हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। चलिए आपका तारुफ करवा देते हैं। सुधा शिमाली जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस तरह की तमाम चीजों को उन्होंने काफी करीब से भी देखा है। सुधा जी, जिस तरह से हम डॉक्टर मुबीन जहरा साहिबा से बात कर रहे थे और हम उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे आखिर इस तरह की जो सोच है जो एक समाज के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, इसको किस तरह से हम अपनी नौजवान नस्ल से बचाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि हम कैसे अपनी नौजवान पीढ़ी को इससे दूर करें, दोनों ही सवाल बहुत ही जरूरी है। यहाँ मैं पहले एक बात जरूर बताना चाहूँगी कि कुछ समय पहले एक काफ़ी फेमस साइकेट्रिस्ट है, उनसे मेरी बात हो रही थी कि इस तरह के एक्ट जो इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट जैसे टेरेंट का न्यूजीलैंड में हमने देखा, ऐसे क्यों होते हैं। तो उन्होंने काफ़ी एक जरूरी बात कही कि जो पूरा विश्व है
ऐसे लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड को बाइपोलर हो गया है। बाइपोलर, या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। एक इस तरह का एक पूरा माहौल पूरे विश्व में बनता जा रहा है, जिसे वर्ल्ड को बाइपोलर हो गया है कि या तो विद अस और अगेंस्ट अस। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट उन बच्चों में, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनमें काफी तेजी से आता जा रहा है। और उनका जो कल्चर है, जो मीम्स कल्चर है, जो यूट्यूब के ऊपर वो प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, जो सोशल मीडिया में जिन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, तो इन कांटेक्ट में ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और ऑफलाइन प्रोपेगेंडा के शिकार होते हैं। ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के शिकार अकेले में रहते हैं और इस तरीके से काफी इस तरह के वायलेंट, इस तरह की चीजें वो देखते हैं, इस तरह के कंज्यूम करते हैं कि अपनी ऑनरशिप को वो रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं। और इस ऑनरशिप को रिक्लेम करने की कोशिश में वो ये सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा एक्ट करूं जिससे मेरी आइडेंटिटी बन जाए, मैं कुछ ऐसा गेम करूं कि पूरे विश्व की निगाह मेरे ऊपर चली जाए। तो इस तरह की सोच उनमें कई बार आती है और हम इस तरह की इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट जो हमने देखा, बच्चों को कश्मीर में पथराव करते हुए देखते हैं, तो हमें ये देखने को मिलते हैं। जी, तो और हमारे साथ एक और खास मेहमान अंजू सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं सेंट जेवियर स्कूल मुंबई से। अंजू सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि एजुकेशन की अगर हम बात करें, तालीम की अगर हम बात करें, तो अक्सर हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं, जो शिद्दत पसंदी की हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं, इनको अपने सबसे ज्यादा लपेटे में ले रही हैं। अगर हम पिछले दिनों में देखें तो कभी अमेरिका के स्कूल में जो है वो गोलीबारी कर दी जाती है, किसी कॉलेज में है वहां पर अपने टीचर के ऊपर गोलीबारी हो जाती है। एक खास जो सोच है वो हमारी जो टीनेजर्स स्पेशली उनकी बात करें, उनको कहीं ना कहीं अपने लपेटे में ले रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी इस चीज़ को बहुत नोटिस कर रही हूँ, बारीकी से मैंने इस पर अध्ययन किया है। मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जिनके ऊपर घर का भी प्रेशर होता है पढ़ने को लेकर के या दूसरी चीज़ों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं, या जिनको हम वक्त नहीं दे पाते, मेरा हमसे मतलब है हमारे जो पेरेंट्स हैं जो वक्त नहीं दे पाते, या जिनके साथ में हम वार्तालाप, जो पुराने ज़माने में था, जैसे हम रविवार के दिन पूरी फैमिली बैठ करके बात किया करती थी, चीज़ों को सुलझाती थी, डिस्कस करती थी, वो आज हमें नहीं पाया जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर घर में 4 सदस्य हैं तो वो चारों के हाथ में मोबाइल होगा, वो अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहेंगे। यहाँ पे हमने देखा है कि बच्चे ये जो यंगस्टर्स हैं, युवा पीढ़ी है, वो इग्नोर हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये हमें जो प्रैक्टिस में लेना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम बच्चों को घर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काउंसलिंग करें, उन पर वक्त दें, उनको पहचानें, उनको किसी से कंपेयर ना करें। उनको चाहे वो पढ़ाई में अच्छे हों ना अच्छे हों, या किसी काबिल हो ना काबिल हो, उनको ना काबिल या नकारा ना कहा जाए। उनको जिस श्रेणी में, जिस क्षेत्र में वो सबसे अच्छे हैं, उसमें उनको बढ़ावा दिया जाए। इंडिविजुअल जो क्वालिटी है उसको उभारा जाए, उसको उभारा जाए। ठीक है। और दूसरी चीज मैंने नोटिस किया है कि उन लोग रातों रात में ना, हाँ बोलिए, बताइए मैम, बोलिए। और रातों रात में एक नामी ग्रामी बनना चाहते, व्यक्ति बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कैसे आगे मुझे मीडिया में नाम मिले या मुझे कहीं जगह मिले, उस चीज के लिए वो अनजाने में, जानकर नहीं, वो अनजाने में ना ऐसा काम कर बैठते हैं या ऐसी लोगों से जुड़ जाते हैं जो आज, जिसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं, जिसका परिणाम आज हम सब मिलकर के देख रहे हैं। बिल्कुल। तो हम सबको मिलकर के कुछ ऐसा करना चाहिए। सबसे अहम यही है कि हम सबको मिलकर एक ऐसी सोसाइटी को बनाना है जिसमें जो एक खतरा उभरता जा रहा है कि आज ये है, कल कोई भी हो सकता है। डॉक्टर मुबीन जहरा साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि घर सबसे जरूरी होता है, सबसे अहम होता है, परवरिश बहुत मायने रखती है, और इसमें अगर हम देखें तो वक्त की कमी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आने लगी है। सुबह बच्चा उठा, उसके ऊपर कोचिंग क्लासेस जाने का बोझ रहेगा, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का बोझ रहेगा, उसके बाद जब आएगा तब भी उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे जो प्रेशर हैं वो झेलना पड़ते हैं। इन सब के बीच में हम सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे नजर रखना एक घर की खातून के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आवाज नहीं आ रही। मुबीन जहरा साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है?
हाँ अब आ रही है। जी जी जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एक औरत की होती है, एक खातून की होती है, क्योंकि घर से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। आजकल जो समाजी ताना बाना है उसमें उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ गए हैं। इन तमाम चीजों से कैसे निपटा जाए? देखिए हिना, एक ये बिल्कुल बात उन्होंने सही कही, जो हमारी को पैनलिस्ट हैं, लेकिन मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगी। वो ये हैं कि आज दुनिया में 1.2 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो यूथ का है, नौजवानों का है, 15 से 24 साल के बीच। उसके साथ साथ अगर आप काउंटर टेररिज्म रिसर्च को देखें तो वहां दो पर्सपेक्टिव, दो मुद्दे नजर आते हैं बच्चों को लेकर या यूथ को लेकर, जिसमें एक यूथ जो है, नौजवान जो हो, या तो वो थ्रेट बन सकता है या पोटेंशियल बन सकता है। थ्रेट उन हालात में बन सकता है कि जब उसे अनइक्वल अपॉर्चुनिटी हो, एम्प्लॉयमेंट ना हो, फैसिलिटीज ना हो, पॉवर्टी, उसके कई रीजंस हैं। पोटेंशियल तब बन सकता है जब ये सारी सहूलत उसको मिले। मेरी बहन ने कश्मीर का एग्जाम्पल दिया, स्टोन पेल्टिंग का, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हमारे समाज में ह्यूमन कैपिटल जो है उस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। माफ कीजिएगा, मैंने बड़े बड़े स्कूल्स देखे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, यूनिवर्सिटीज देखे हैं, जहां हम हर तरह के सिलेबस पढ़ा रहे हैं, हम बड़े बड़े एग्जाम्स जो है क्रैक करने के लिए कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमैनिटी जो है, उसको लेकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इंसानियत। और दूसरी बात बहुत जरूरी है कि बिल्कुल फैमिली जो होती है एक माइक्रोकॉस्म होती है, पूरे सोसाइटी, पूरे माशरे, पूरे मुल्क का अगर एक छोटा आपको नमूना देखना है तो वहां की आपको फैमिली को देखना है। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने पहले बात कही थी कि जो शिद्दत पसंद जो है, वायलेंस जो है, उसका कोई अब डेफिनेशन नहीं रहा है, वो हम सबको अटैक कर रहा है, और ये हमारे लिए बहुत फिक्र का मकाम है। और कहीं ना कहीं जब आप देख रहे हैं कि यूथ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो हमें अपने यूथ से उम्मीद है और उनमें इन्वेस्टमेंट करना है। जहां मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको कहीं ना कहीं यूथ में इन्वेस्ट करना है, ऐसे प्रोग्राम्स करने हैं जो यूथ को टारगेट किए जाएं। वहीं दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, खास करके बुजुर्ग जो हैं, और जो रिलीजियस, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो वायलेंस है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, किसी एक से नहीं तो दूसरे से नहीं तो तीसरे से, मजहबी सोच हावी हो जाती है। बिल्कुल। तो उन सोच के जो लोग हैं, जो आइडियोलॉजिकल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो एक अच्छा एग्जाम्पल दें और अपने जो यूथ हैं उनको गाइड करें। जी, तो फिर वही बात आ गई कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और हम यहाँ पर बैठे हैं इन्हीं तमाम चीजों को जानने के लिए। कंडेम तो हम कर देते हैं, बहुत बुरा हुआ ये भी हम कह देते, ऐसा नहीं होना चाहिए ये भी हम कह देते, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम सब इस समाज का हिस्सा हैं, और जो बच्चे हैं उनको सिखाना हमें ही है, वो कहीं से सीख कर नहीं आए, बड़ों को जो देखेंगे वही वो करेंगे। सुधा जी, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि फंडामेंटलिज्म, प्रोग्रेसिव, या फिर हिंदू वर्जन, मुस्लिम वर्जन, इस तरह की जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों के दिलों पर हावी होती जा रही हैं। इसको दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको सही और गलत का फर्क समझाना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अगर घर से ही कोशिश करें तो ये धीमे धीमे ये एक चेन बनेगी, और पूरा वर्ल्ड जैसा हम चाहते हैं, जैसा देश चाहते हैं, वैसा ही होगा। हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव बच्चे को समझाने की कोशिश करें कि सहिष्णु बने बच्चा, हर किसी की भावनाओं को आदर दे। पहले विश्व शांत क्यों था? क्योंकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव था, सबकी जगह थी, सबको समाज में एक जगह दी जाती थी। लेकिन अब ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि या तो आप मेरे साथ हैं या खिलाफ हैं, तो बच्चे को हमें बचपन से थोड़ा सहिष्णु
बनाना पड़ेगा। और अगर हम ये कोशिश करें, महिलाएं घर में कर सकती हैं बहुत अच्छी तरह से। लोक कथाएं होती है परवाज, जो हर राजस्थान की अपनी लोक कथाएं, उत्तराखंड की है, हम साउथ की बहुत सारी ऐसे जगह जहाँ की लोक कथाएं, तो छोटी छोटी लोक कथाएं जो होती है वो अपने बच्चों को सुनाएं, बचपन से उस तरह की चीजें दिखाएं ताकि वो अपनी लोक संस्कृति को, जितनी अपनी संस्कृति और अपनी लोक संस्कृति के करीब रहेंगे उतना ही वो फंडामेंटलिस्टिक जो चीजें हैं उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपने समाज के, अपने आसपास के समाज से उनकी परवाह, उनके साथ सहिष्णु बनने की आदत पड़ेगी। और जिस तरीके बर्दाश्त करने की आदत जो है वो जरूर होना चाहिए। बहुत सही आपने कहा। अंजू सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप एजुकेशन की फील्ड में रही हैं। आपको नहीं लगता कि अब जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरह की सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की जरूरत है ताकि वो पूरी सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल पेश करें? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एग्रेशन बच्चों में बहुत ज्यादा आ गया है, बर्दाश्त करने का मादा जो है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि घर के बाद बच्चा सबसे ज्यादा अपना जो वक्त है वो स्कूल या कॉलेज में गुजारता है। हमारी जो टीचर्स हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अब उनकी आ जाती है। जी बिल्कुल सही कहा। इसी क्षेत्र को लेते हुए हम लोग ने एक कमेटी बनाई है टीचर्स ने, और टीचर्स के अंडर हम लोग ने ट्रेनिंग दी है कि हम लोग बच्चों से रिलेटेड, उनके टैलेंट से रिलेटेड हमने स्कूल में छोटे छोटे क्लब्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। इससे क्या होता है, अगर हम उनको ये जिम्मेदारी देती है, क्लब में इन्वॉल्व करते हैं, तो जो उनका रुख है नेगेटिव तरफ से, जो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जो एग्रेशन है, प्लस साइमल्टेनियसली उनके साथ काउंसलिंग भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी घरों में एक जैसा माहौल नहीं है। जहां तक मैंने जो बातें की हैं, पेरेंट्स से बातें की हैं या बच्चों से मैंने बातें की हैं, ये शुरुआत घर से होती है कि घर के परिवार के जो लोग हैं उनको ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की प्राथमिकता क्या है, पहले हमें उनको क्या देना है। और जहाँ तक अगर हम देखते हैं कि पेरेंट्स अगर हमारे उतने नहीं कर पाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर्स के साथ साथ हर नागरिक और हर सोसाइटी में रहने वाले लोगों की हो जाती है। अगर आप छोटे छोटे क्लब खोलते हैं सोसाइटी में भी, या हमारी गवर्नमेंट एक छोटे छोटे क्लब्स खोलती है जिसमें हम बच्चों को अलग, जो जैसे आपने कहा कि कथाएं सुनाई जाएं, पुरानी पौराणिक जो कथाएं हैं वो बोली जाएं, बच्चों को हम अपने संस्कारों से, अपनी जो पुराने विचार हैं उनसे संस्कार। आजकल के बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी, टेक्नो सेवी है, तो उनको टेक्निकली क्या हम मोल्ड कर सकते हैं वो हमको सोचना ही होगा, क्योंकि वो आज किताबों में नहीं एनग्रोस्ड होना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी को है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उनसे खेलना चाहते हैं। तो हमको उससे रिलेटेड सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उससे रिलेटेड क्लब्स खोलने चाहिए, उससे रिलेटेड मतलब ऐसे कि जो बच्चे अपने आप में उसमें बिजी रहें और उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया जाए एक जोन का कि जिसमें वो उनको डेवलप करके दूसरे बच्चों को भी इसी तरीके की शिक्षा दें। जी बिल्कुल। तो शायद ये वजन जो जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो दूसरों को देंगे, तो शायद एक बखूबी ऐसा उम्मीद रखते हैं कि आगे धीरे धीरे संभलने की हम कोशिश कर पाएंगे। जी ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए अकाउंटेबिलिटी के साथ, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर मुबीन जहरा साहबा, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत अच्छी आपने बात कही थी कि हमें इंसानियत में इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब इंसानियत को आगे रखना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं इनको बच्चों तक सिखाने के लिए किस तरह की हमें स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ कह देने भर से नहीं होगा, बल्कि अब हमें प्रैक्टिकली सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिद्दत पसंदी पूरे समाज के लिए खतरा बनती जा रही है। और वही जो पहले मैंने कहा कि आज ये है, कल वो है, परसों हम भी हो सकते हैं, सभी इससे मुतासिर नजर आ रहे हैं। अपने बच्चों को हम किस तरह से बचाएं? देखिए, बच्चा जो है वो कुछ सीख के नहीं आता है, वो जो कुछ सीखता है 70% 25% जो एक साइकोलॉजिकल रूल है उसका ये कि वो देख के सीखता है, एग्जाम्पल से सीखता है। तो क्या हम वो बात अच्छी है कि हम अपने बच्चों के लिए कमिटीज बना रहे हैं, क्लब्स बना रहे हैं, उनको कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन क्या हम कैसे एग्जाम्पल उनके लिए, क्या हम एग्जाम्पल बन पा रहे हैं? क्या सोसाइटी में वो जिसको वो लुकअप करते हैं, जिसकी तरफ वो देखते हैं, जिससे इंस्पायर होते हैं, क्या ऐसे लोगों की कमी हो गई है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक हमारी जो सोसाइटी है, हम ग्लोबलाइजेशन की तो बात करते हैं, हम चाहते हैं कि एक वैश्वीकरण हो रहा है, हम सब जुड़े हुए हैं, लेकिन
लेकिन क्या हमारे सोसाइटी जो है कॉमन पर्पस सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हमारी सोसाइटी का क्या पर्पस है, हमारी सोसाइटी का क्या कॉमन पर्पस, ह्यूमन पर्सपेक्टिव है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं उसमें हमें अपने बच्चों के लिए हम एक अच्छे एग्जाम्पल साबित नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि अगर एक रिसर्च के मुताबिक 2015 में सिर्फ 5 ऐसे मुल्क थे, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इराक, पाकिस्तान और भारत, जहां सबसे ज्यादा वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म की एक्ट हुई थी। एक रिसर्च के मुताबिक ये माना जाता है। लेकिन आज आप देखिए कि यूरोप, न्यूजीलैंड जैसा मुल्क जहां मतलब किसी ने सोचा नहीं था, वहां इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे टेररिज्म और वायलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए क्या कोई ऐसा काम हो रहा है? क्या उसके लिए कोशिशें हो रही हैं? और अगर हो रही हैं तो उसकी मंशा क्या है? उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव है, उसका कोई और मोटिव है? तो हमें सबको बैठना है, इसमें मंथन करना और हमें सोचना है मिलजुल कर कि हमारी जो इंसानियत है वो क्या इस टेरर के आगे कमजोर हो गई है। और जहां तक बच्चों का सवाल है, आने वाले वर्ल्ड में, विश्व में 2025 तक 18% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो यूथ होगी, और ये 18% पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल्स की तो जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ हमारे घरों की जिम्मेदारी, लेकिन हमारे क्या जो बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं वो कौन लोग हैं जो इंस्पायर कर रहे हैं? क्या वो हमारे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो वायलेंस से दूर हटें? हमने टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल एक पॉजिटिव उसके लिए भी हो रहा है। ये जो यूथ है वो उसको बहुत अच्छे कामों के लिए भी यूज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो रास्ता दिखाना है, वो रास्ता दिखाने वाले क्या वो खुद इक्विप्ड हैं अपने बच्चों को गाइड करने के लिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, तो रास्ता तो दिखाया जाए, लेकिन क्या खुद उस रास्ते पर चलने का हमें इतना शऊर है, वो बहुत जरूरी है। सुधा शर्मा साहब, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि पैसा अंधाधुंध आ गया है, बहुत पैसा है। हमें अपना बचपन याद है कि जो पॉकेट मनी का नाम सुनते ही हम बहुत खुश हो जाते थे, हमें लगता था कि हमें कोई दौलत मिल गई है। लेकिन आज का जो बच्चा है, माँ बाप दोनों की बात कर रही हूं मैं, वो अंधाधुंध पैसा दे रहा है। स्टेटस कहीं ना कहीं बच्चे में बहुत छोटे से ये बात आ गई है कि स्टेटस क्या है, ब्रांड के कपड़े होना चाहिए, महंगा मोबाइल होना चाहिए, और इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए वो किसी भी रास्ते पर जाने को तैयार है। तो इन तमाम चीजों का फायदा जो नेगेटिव लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उठाते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कंज्यूमरिज्म बढ़ा है जिस तरीके से, उसमें बच्चों के पास हम उनके हाथ में मोबाइल या उन्हें हर अच्छी चीज़ जो उनकी डिमांड होती है उसके हिसाब से उनको फुलफिल करते जाते हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं हम उनको समय नहीं दे रहे होते, और उस समय की भरपाई और ये जो गिल्ट है इसकी भरपाई हम उनको चीज़ें देके, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो देके हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से उनका ब्रेन जो है बच्चों का, वो इस तरीके से ट्रेंड हो रहा है, उन्हें लगता है कि जो चाहिए उसको पाया जा सकता है। उस पाने के लिए जो मेहनत है वो करने की उतनी जरूरत नहीं है। बच्चों ने ये सीखा है कि उन्हें लगता है कि ये एक टारगेट है जो उन्हें पाना है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है, जो मेहनत है, उस प्रोसेस की तरफ उनकी ब्रेन की ट्रेनिंग नहीं हो रही है। हम मोबाइल हाइजीन की बात करें, हम बच्चों की कंज्यूमरिज्म की बात करें, तो हमारी ब्रेन की ट्रेनिंग इस तरीके से हम हो रही है, वो समाज उस तरीके से करते दे रहा है। समाज की अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने की जो प्रोसेस है उसमें उन बच्चों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और हमें, आपने बहुत जरूरी, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि हम ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं। हाँ। जो इस तरह का प्रोपेगेंडा या जो इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट है ये बढ़ते जाएंगे। पहले जो ग्रुप में एक्ट होते थे, पहले हम देखते थे कि ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे एक्ट करते थे, लेकिन मुझे लगता है ये इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो इंडिविजुअल सोच है, जो इंडिविजुअल सोच के पीछे जो चीज है, जो खतरनाक, बहुत जल्दी आगे बढ़ने की जाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। अंजू सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। आपसे जानना चाहेंगे, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है पूरे लाइफस्टाइल के लिए, और डिसिप्लिन स्कूल से बेहतर कोई और जगह नहीं सिखा सकती। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है शिद्दत पसंदी को खत्म करने के लिए। मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने स्कूल में नोटिस किया है कि बच्चे को डिसिप्लिन के साथ साथ आप
आप जब उनसे 1 to 1 बात करें, उनको समझाएं, मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ जो उनका डिसिप्लिन वो खुद नहीं, वो अपने फ्रेंड्स को भी उसी तरीके से चलना सिखाते हैं। मतलब हमारे में पोलाइटनेस, हम्बलनेस जो हम बच्चों को लेते हैं, कंसर्ननेस दिखाते हैं, वो जो ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो अगर हम अपने बच्चों को देते हैं, आप यकीन जानिए हर टीचर अगर ये इस तरीके से बात करता है, बच्चों को बुला के इस तरीके से उनको काउंसिल करता है उनकी गलत चीज़ों को और उनको कोशिश करता है डिसिप्लिन में लाने को, यही खुद बच्चे अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को खुद पसंद करते हैं डिसिप्लिन में लेना। ये मैं स्कूल में एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर भी चुकी हूँ और मान भी चुकी हूँ कि नहीं, बच्चों से अगर पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है तो कहीं ना कहीं हम टीचर को हमें ये स्टैंड लेना होगा। डॉक्टर मुबीन ज़हरा साहिबा, आखिर में बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वक्त? शिद्दत पसंदी, वायलेंस जो है वो किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से अगर आपके आसपास है, आप जहां काम कर रहे हैं, आप जहां रह रहे हैं, आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए और आप एक अच्छे एग्जाम्पल बनिए यूथ के लिए। सबसे बड़ी बात ये है, यानी खुद हमको जो है वो मिसाल बनना है, उसके बाद ही हम जो है तमाम चीजों पर खुद नजर रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने तीनों खास मेहमानों का, उनका कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर मुबीन ज़हरा साहिबा, सुधा श्रीमाली साहिबा और अंजू सिंह मैम, तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारी आज की जो पेशकश रही है उससे यकीनन कुछ न कुछ कंक्लूजन निकल कर आया होगा। सोचिए कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, और इसकी जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं, हम सब पर आयद होती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।